नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के बहुत से किसान भाई खेती के साथ डेयरी व्यवसाय करते हैं। इससे अच्छा लाभ वही किसान ले पाते हैं जो उन्नत नस्ल के पशुओं का पालन करते हैं। और अक्सर देखने में आता है कि किसान पशु खरीदते समय ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो जो किसान मुर्रा भैंस खरीद कर पालन करना चाहते हैं वे इसे खरीदते समय इसकी सही पहचान कैसे करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में भैंस पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। ये व्यवसाय न केवल भारत में दूध आपूर्ति करता है बल्कि इसमें रोजगार की काफी संभावना है। भैंस का दूध कुल दूध का 57% योगदान देता है। भारत में आमतौर पर मुर्रा, जाफराबादी, सूरती आदि भैंस की नस्ल पाई जाती है। इन सब भैंसों में मुर्रा भैंस सबसे मशहूर है। डेयरी व्यवसाय में आजकल अधिकतर मुर्रा भैंसों को पाला जा रहा है और इसका पशुधन में सबसे ऊंचा स्थान है, जिसके कारण इसे काला सोना कहा जाता है। यह भैंस मूल रूप से पंजाब और हरियाणा के राज्यों से है, किंतु अब यह उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में सफलता से पाली जा रही है। ये भैंस गर्म और ठंडे इलाकों में आसानी से पाली जा रही है। मुर्रा पशु भारी भरकम डील डॉल वाले होते हैं तथा इनकी गर्दन और सिर अन्य भैंसों की तुलना में छोटे होते हैं। सींग कसकर मुड़े होते हैं। इनका रंग काला और पूंछ लंबी होती है। इनका पिछला हिस्सा चौड़ा तथा अगला हिस्सा संकरा होता है। इनके मादा पशु का वजन लगभग 550 किलोग्राम के आसपास होता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। इन दिनों कद्दू वर्गीय फसलों में कई हानिकारक कीट और रोग पनपने लगते हैं। इन्हीं में से आज हम बात करेंगे नेमाटोड की, जो कि कद्दू वर्गीय फसलों को काफी हानि पहुंचाते हैं। तो इनका नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं। सूत्रकृमि मुख्यतः कद्दू वर्गीय सब्जियों, चुकंदर, गाजर, टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी, शकरकंद आदि सब्जी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। यह सूत्रकृमि प्राथमिक और द्वितीयक जड़ों को प्रभावित करके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। सूत्रकृमि एक तरह का जंतु है जो बहुत छोटा होता है। सामान्यतः हमारे पेट में भी पाया जाता है केचुआ, वो भी एक सूत्रकृमि होता है। लेकिन पौधों में जो सूत्रकृमि पाया जाता है उसको हम आँख से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी छोटा होता है और बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उसे देख नहीं पाते हैं। लेकिन यह छोटा सा जंतु भी काफ़ी ज़्यादा हमारे फसलों को हानि पहुंचाता है, क्योंकि सूत्रकृमि एक तरह का जंतु है और उसके मुंह में भाले के आकार का एक अंग बना होता है, जिससे वो पौधों की जड़ों को छेद करता है। और ये छेद करने के बाद उस पौधों की जड़ों की कोशिकाओं से सारा द्रव चूस लेता है और अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। और इसकी वजह से पौधों में जड़ गांठ या जड़ में गलन, जलन, इस तरह के बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। संक्रमित जड़ें विभिन्न आकार की गांठें बनाती है, जिसकी एक निश्चित संख्या से अधिक उपस्थिति पौधों में पानी और अन्य पोषक तत्वों को प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे ग्रस्त पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। सब्जियों में सूत्रकृमि ग्रसित पौधा मुरझा जाता है तथा पौधा बौना रह जाता है। पौधों को उखाड़कर देखने पर यह दिखता है कि जड़ें सीधी ना होकर आपस में गुच्छा बना लेती है। जड़ों पर गांठें बनकर फूल जाती है और पौधों में फूल व फल देरी से लगते हैं और वो झड़ने लगते हैं। फलों का आकार छोटा हो जाता है और उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। सूत्रकृमि भी बहुत तरह का होता है, लेकिन यह जड़गांठ सूत्रकृमि होता क्या है कि इसकी जो मादा होती है वो जड़ के अंदर जाके बैठ जाती है और पूरे जड़ को एक ही जगह बैठ के खाती रहती है। और एक मादा कम से कम 400 से 500 अंडे देती है और यह मिट्टी में पड़ी रहती है। और जब आप दूसरी फसल को आप लगाने जाते हैं तो उस फसल पर भी इसके बच्चे आक्रमण कर देते हैं और अंदर जाके उसको खाने लगते हैं।
तो मान लीजिए कि जहाँ आपने बिछड़ा लगाया है वो मिट्टी अगर संक्रमित है सूत्रकृमि से, तो वो वहाँ से अपने आप आ जाएगी। और या फिर आप जहाँ पे आप लगाने जा रहे हैं और वह मिट्टी संक्रमित है, तो उससे भी यह उसके जड़ों के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि जहाँ भी आप लगाने जा रहे हैं या जहाँ भी आप बिछड़ा ला रहे हैं, उस मिट्टी की आप जांच कर लें। और मिट्टी में जो सूत्रकृमि की संख्या है, सूत्रकृमि की संख्या जो आक्रमण करने वाले सूत्रकृमि की संख्या है, वो संख्या 2 निमेटोड 2 सूत्रकृमि पर ग्राम सॉइल से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आपको उसमें उपाय करने की ज़रूरत है। सब्जियों में सूत्रकृमि के कारगर नियंत्रण के लिए सबसे पहले इनकी पहचान, रोगजनक रोग के लक्षण आदि का पहचान होना अति आवश्यक है, जिससे इसकी रोकथाम करने के विभिन्न उपाय अपनाने में आसानी हो सके। और वर्तमान में बढ़ते हुए रासायनिक तत्वों के प्रयोग के कारण भूमि, जल, पर्यावरण, खाद्य पदार्थों के खराब होने और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत असर को देखते हुए सूत्रकृमि नियंत्रण के लिए समन्वित रोग प्रबंधन का तरीका अपनाना चाहिए। तो इसके उपाय आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप पौधशाला को अच्छे से मिट्टी में नीम की खल्ली 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर में मिलाएं और उसमें आप फॉर्मेलिन से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फॉर्मेलिन आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है, जिसका आप 30 मिलीलीटर फॉर्मेलिन प्रति लीटर पानी में मिला के और मिट्टी को मिला के और उसमें आप पॉलीथीन से ढक के कम से कम 1 सप्ताह आप उसको ढक के रखें। तो इससे क्या होता है कि जो सनलाइट आता है, जो सूरज की रोशनी आती है, उससे अंदर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और ये फॉर्मेलिन भी उसको सूत्रकृमि को मार देता है, जिसके कारण आप जब उसमें बीज लगाने जाते हैं तो आपकी बीज संक्रमित नहीं हो पाती है। लेकिन इसमें ध्यान रखना ये है कि जब आप पॉलीथीन हटाते हैं 1 सप्ताह के बाद, तो उसे 3 से 4 दिन मिट्टी को खूब अच्छे से हल्के कर दें, ताकि उसमें से फॉर्मेलिन का जो विषैला पदार्थ है वो निकल जाए और उसमें आप फिर बीज लगाएं। अगर रोकथाम की बात करें तो 2 या 2 से अधिक विधियों का समावेश करके ही सूत्रकृमियों की रोकथाम की जा सकती है, जिसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए। इससे मिट्टी पड़े कृमि के अंडे तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। फसल लगने के 20 से 25 दिन पहले कार्बनिक खाद को मृदा में मिलाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सूत्रकृमि का प्रयोग अधिक हो, वहां पर उचित फसल चक्र को अपनाएं। अंतर्वर्तीय फसल के रूप में शतावर और गेंदे की 2 से 3 कतार मुख्य फसल के बीच में लगाएं। इन फसलों की जड़ों से निकलने वाला पदार्थ कृमि की रोकथाम में प्रभावी पाया गया है। रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करें और अंत में यदि इन सब से रोकथाम नहीं हो, तब रासायनों का प्रयोग करें। इसके अलावा जब आप खाली खेत में लगाते हैं तो बिछड़ा को आप नीम के घोल में बिछड़ा को डुबो के और तब लगाएं। और खड़ी खेतों में अगर आपको लगता है कि इसमें जड़ गांठ की समस्या आ रही है, 1-2 पौधा में अगर आप देख रहे हैं, तो उसमें आप कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बाज़ार में फुराडॉन के नाम से आता है। उसमें प्रति पेड़ आप 1 चम्मच छोटी चम्मच से अंदाज से उसके चारों ओर, बिछड़ा के चारों ओर थाला बना के डाल सकते हैं। और थाला बना के डालने के बाद आपको तुरंत उसमें पानी देना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा केमिकल में हम फ्यूराडॉन का ही इस्तेमाल केवल कहते हैं, क्योंकि जितना हम दवाओं का इस्तेमाल कम से कम करें तो उतना अच्छा हमारे एनवायरनमेंट के लिए रहेगा। धन्यवाद। नींबू के बागों से अधिक उत्पादन के लिए पौधों का स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि देखरेख की कमी होने पर कई समस्याएं आती हैं, जिससे पौधों पर फूल और फल कम लगने लगते हैं और रोग और कीट भी नुकसान करते हैं। इसलिए ऐसी समस्याओं से पौधों को बचाने के लिए नींबू के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर आर.के. यादव। नींबू में हम मानते हैं कि वर्ष भर फलन होता है। अब इसमें समस्या क्या होती है कि एक तो लीफ माइनर का प्रकोप बहुत अधिक होता है। लीफ माइनर को ऐसे समझें कि ऊपर से वो क्लोरोफिल को खाती रहती है, माइंस बना देती है पत्ती के ऊपर से, जो हमको सफ़ेद टेढ़े मेढ़े लाइनों के रूप में दिखते हैं। तो
तो एक तो इसमें लीफ माइनर की बहुत अधिक समस्या होती है। तो लीफ माइनर के लिए हम बात करते हैं तो उसके लिए उसका जो कंट्रोल होगा, हम उसमें एसीफेट का स्प्रे कर देंगे तो उसका हम कंट्रोल कर सकते हैं। नींबू के बाग में इस कीट के अलावा कई प्रकार के रोगों का प्रकोप भी होता रहता है, जिनको समय पर पहचान कर नियंत्रण करना जरूरी है। यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आपको नींबू के बाग से उत्पादन के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा और हानि उठानी पड़ेगी। इसके अलावा सिट्रस कैंकर जो होता है, सिट्रस कैंकर की भी बहुत अधिक समस्या होती है। सिट्रस कैंकर में क्या होता है कि पहले पत्तियां में जो जंग जैसे धब्बे हो जाते हैं गोल, उसके बाद में यदि प्रकोप अधिक होता है तो फलों पे भी वैसे ही गोल जंग जैसे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। तो सिट्रस कैंकर के नियंत्रण के लिए हम करते हैं, एक तो कोई भी बैक्टीरियासाइड, क्योंकि ये बैक्टीरिया से तो है सिट्रस कैंकर, तो कोई भी बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है या आजकल एक बैक्टीरियानाशक नाम से भी एक दवाई आती है, उसका हम 2.5 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिला के और उसका स्प्रे करेंगे। साथ में इसका 2 ग्राम प्रति लीटर COC भी उसमें मिला के स्प्रे कर देंगे तो इसका अच्छी तरीके से नियंत्रण हो जाएगा। और एक इसमें होता है डाइबेक। जो डाइबेक है, डाइबेक के लिए हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये उसको बोलते हैं हम उल्टा सूखा रोग, तो इसमें जो शाखाएं हैं ऊपर से सूखना शुरू होती है। तो एक तो जो भी शाखाएं सूखी हुई है उससे थोड़ा सा हरा पोर्शन को छोड़ते हुए उसको काट देते हैं और उसके ऊपर बोर्डो पेस्ट COC का लेप कर देते हैं। और ध्यान ये रखते हैं कि बगीचे में हम फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहें। उसमें हमको जैसे ही कोई रोग ग्रसित या कीटनाशक से ग्रसित कोई भी पार्ट दिखे पौधे का तो उसको हम हटा दें। स्प्रे समय समय पर करते रहें। बगीचे में साफ सफाई रखें हैं, नीचे घास फूस नहीं रहें, पत्तियां जो इसकी शाखाएं हैं वो ज़मीन से टच नहीं करें। तो इस तरह से हम इसका फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहेंगे तो हम इसके नुकसान से बच जाएंगे। नींबू के बागों में फलों के फटने की भी एक गंभीर समस्या है। यदि किसान भाइयों नींबू के फल ही फट जाएंगे तो ऐसे फलों का क्या बाजार भाव मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आप नींबू के बाग में एक निश्चित अंतराल पर सिंचाई करें। बाग में समय समय पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव करें। इसके अलावा बाग में 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से बोरेक्स का घोल बनाकर छिड़काव करें। एक नींबू के बगीचे में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ट्रनिंग प्रूनिंग उसमें बराबर करते रहना चाहिए। ट्रनिंग प्रूनिंग में बस केवल इतना ध्यान रखते हैं कि एक तो उन शाखाओं को काटते हैं जो आपस में रगड़ खाती हो, और एक ऐसी शाखाओं को काटते हैं जो सूख गई हो या रोगग्रसित हो। और एक इसमें विशेष जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि नींबू में शुरुआत में जब हम बगीचा लगाते हैं तो उसमें एक वाटर सकर्स जिसको हम बोलते हैं कि जो मुख्य तना है उसके नज़दीक से ही एक एकदम सीधी नई फुटान दिखती है। उसका पहचान ये है कि एक तो एकदम सीधी होगी और एकदम हरी होगी, लस ग्रीन जिसको बोलते हैं। तो उस तरह की शाखाओं को हम वाटर सकर्स बोलते हैं। उनको भी हम बराबर समय समय में काटते रहना चाहिए, क्योंकि उस शाखा में कभी फल नहीं आते, फूल नहीं आते, और वो पौधे का जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी लेती रहती है, तो वो बेकार जाता है। इसलिए ये भी एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तो ये यदि हम करते हैं किसान भाई इस तरीके से नींबू के बगीचे में, तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया उसे पूछा है गांव उदयपुरिया, जिला जयपुर के राम रतन ने। आप पपीते की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो राम रतन जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
पपीता वाकई इस कुदरत की अनोखी देन है। पपीता कई औषधियों गुणों से भरपूर होता है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पपीते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत कम समय में फल दे देता है। इसकी उन्नतशील प्रजातियां जैसे कि पूसा डेलिसस, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा या म्यूटेंट डुफार्व, CO1, CO2, CO3, CO4, कुर्ग हनी, रेड लेडी 786, वाशिंगटन, कोयम्बटूर, कुंगहर्नी ड्यू, पूसा डेलिसियस इत्यादि उन्नतशील प्रजातियां हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।